डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लोहिया कॉलेज चूरू के द्वारा एम्ब्रियोलॉजी की एक विशेष व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी व्याख्यानमाला के तहत पूर्व में कई लेक्चर डिलीवर किए जा चुके हैं और उन लेक्चर्स को महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है। आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में चिक डेवलपमेंट में मैं आपसे चर्चा करूँगा। एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ चिक या ऑटोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक। जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गी में जो अंडा होता है, ये अंडा पॉलीलेसिकल है और टीलोलेसिकल प्रकार का होता है। ये पूरा अंडा यॉर्क से भरा रहता है और इस अंडे के अंदर सेंट्रल पार्ट में ओवम होता है। इस ओवम में एनिमल कॉल पर एक बहुत ही छोटी डिस्क के समान रचना पाई जाती है जिसे ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। और पक्षियों में जो पूरा डेवलपमेंट होता है फूल का, वो इस ब्लास्टोडिस्क वाले पार्ट में होता है। अब ये ब्लास्टोडिस्क में क्लीवेज कैसे होता है, ब्लास्टुलेशन कैसे होता है, गैस्ट्रेशन कैसे होता है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सपोज ये ब्लास्टोडिस्क है, दिस इज ब्लास्टोडिस्क। इस ब्लास्टोडिस्क में पहला क्लीवेज मीडियोनल प्रकार का होगा। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज, दैट इज मीडियोनल। इसमें सेकंड क्लीवेज ये भी मीडियोनल प्रकार का होता है, लेकिन फर्स्ट क्लीवेज के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज, दिस इज सेकंड क्लीवेज। इसके बाद में तीसरा क्लीवेज, ये वर्टिकल होता है, डबल होता है और पहले क्लीवेज के पैरेलल होता है। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज, दिस इज सेकंड क्लीवेज और थर्ड क्लीवेज जो है ये वर्टिकल है और फर्स्ट क्लीवेज के पैरेलल है और फर्स्ट क्लीवेज के ये दोनों तरफ होता है। इसके बाद में चौथा क्लीवेज जो होता है ये सर्किल के रूप में होता है और सर्किल के रूप में होने वाले क्लीवेज को सर्कमफ्रेंशियल क्लीवेज या परिव्रत विदलन के नाम से जाना जाता है। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज, दिस इज सेकंड क्लीवेज, दिस इज थर्ड क्लीवेज। चौथा जो क्लीवेज है ये एक वृत्त के रूप में होता है, एक सर्किल के रूप में होता है। दिस इज फोर्थ क्लीवेज और सर्किल के रूप में होता है तो इसे सर्कमफ्रेंशियल क्लीवेज या परिव्रत विदलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में पांचवा क्लीवेज, ये फिर वर्टिकल होगा और इसके कई काट एक साथ कटते हैं। This is first cleavage, this is second cleavage, this is third cleavage
फोर्थ क्लीवेज। पांचवा क्लीवेज जो होगा ये होगा तो वर्टिकल, लेकिन इसके सेक्शन एक साथ कई कटेंगे। जैसे ये भी फिफ्थ क्लीवेज है, ये भी फिफ्थ क्लीवेज है। इसके बाद में छठा जो विकलन होगा ये फिर सर्किल के रूप में होता है या परिवृत्त प्रकार का होता है। और इस क्लीवेज के द्वारा सेंटर में जो कोशिकाएं बनती हैं वो छोटे आकार की होती हैं। दिस वन फर्स्ट क्लीवेज, दिस वन सेकंड क्लीवेज, this one third cleavage, this one fourth cleavage, this one fifth cleavage, अब छठा जो क्लीवेज होगा ये सर्किल के रूप में होगा और दो सर्किल यहाँ पर एक साथ कटेंगे, एक फोर्थ क्लीवेज के भीतर की तरफ, एक फोर्थ क्लीवेज के बाहर की तरफ। और इसके बाद में बारी बारी इस तरह के ये क्लीवेज जो होते हैं ये चलते रहते हैं। अभी क्लीवेज में आप देख रहे हो कि सेंटर में जो सेल्स बन रही है ये अपेक्षाकृत छोटे आकार की है और इन कोशिकाओं को केंद्रीय कोशिकाओं के नाम से या सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाता है। और परिधि में जो बड़े आकार की कोशिकाएं होती है इनको पेरिफेरल सेल या मार्जिनल सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दें, मेंढक में भी छोटे आकार की कोशिका बनती है एनिमल पोल पर, वेस्टर्न पोल पर बड़े आकार की कोशिका बनती है, लेकिन यहाँ पर मुर्गी के केस में छोटी जो कोशिकाएं हैं इनको माइक्रोमियर्स नहीं बोलेंगे और बड़ी जो कोशिका है इनको मेगामियर्स नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ये कोशिकाएं केंद्र में है इसलिए इसको सेंट्रल सेल का नाम दिया है। ये कोशिकाएं परिधि में है, सीमांत में है, इसलिए इसको मार्जिनल सेल या पेरिफेरल सेल्स का नाम दिया है। अब अभी तक ये जितने भी डिवीजन हुए हैं ये सारे वर्टिकल प्रकार के हैं, इसमें इंटायर कोशिका नहीं बनी है। जैसे मान लो इस पार्ट का यदि वर्टिकल सेक्शन में मैं इसको दिखाऊं तो सपोज ये ब्लास्टोडिस्ट की सरफेस एरिया, this is the surface area of blastocyst। अब इसमें सेंटर में जो सेल्स हैं ये छोटे आकार के हैं, सेंट्रल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। और परिधि में जो कोशिका है ये अपेक्षाकृत थोड़ी बड़े आकार की है, पेरिफेरल सेल्स are somewhat larger in size। अब इस वर्टिकल सेल्स में आप देख रहे हो ये कोशिकाएं कंप्लीट नहीं है, इन कोशिकाओं का नीचे का जो भाग है वो योग के कांटेक्ट में है। These are marginal cells। अब यहाँ क्या होगा, सेंट्रल सेल जो है, सेंट्रल सेल और योग के बीच में योग के डिग्रेडेशन के कारण, योग के डिकम्पोजिशन के कारण, साइटोप्लाज्म के ऑक्सीडेशन के कारण धीरे धीरे एक हॉलो स्पेस बन जाती है, एक हॉलो कैविटी बन जाती है और ये खोखली जो गुहा होती है इस गुहा को प्राइमरी ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रल सेल जो है इसके नीचे एक हॉलो स्पेस बन जाएगी
इसके नीचे योग भरा हुआ है, तो योग और सेंट्रल सेल इसके बीच में ये खाली कैविटी बन गई, ये खाली स्थान बन गया। इस खाली स्थान को प्राइमरी ब्लास्टोसिल के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्लास्टोसिल। अब प्राइमरी ब्लास्टोसिल जब कैविटी बन जाती है तो इस ब्लास्टोसिल का केंद्रीय भाग है, जिसके अंदर सेंट्रल सेल पाई जाती है, वो केंद्रीय भाग अपेक्षाकृत पारदर्शी दिखाई देता है। और मार्जिनल सेल्स के नीचे योग प्रेजेंट है। योग प्रेजेंट होने के कारण इसमें लाइट का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, और परिधि वाला जो भाग है वो थोड़ा अपारदर्शी दिखाई देता है, ओपेक प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए इस ब्लास्टोसिल में दो जोन जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, जिसमें केंद्र वाला जो जोन है पारदर्शी है, इसको एरिया पेलोसिटा के नाम से जाना जाएगा, और परिधि वाला जो भाग है ये पारदर्शी होता है, इसे एरिया ओपेका के नाम से जाना जाता है। ये जैसे ब्लास्टोसिल, इस ब्लास्टोसिल का केंद्रीय भाग ये पारदर्शी है, इसे एरिया पेलोसिटा के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज एरिया पेलोसिटा। और परिधि वाला जो भाग है ये अपारदर्शी है, क्योंकि इस भाग में खाली कैविटी नहीं है और कोशिकाओं के नीचे योग भरा हुआ है। सारी कोशिकाएं योग के कांटेक्ट में है डायरेक्टली, और ये कोशिकाएं संभवतया योग के अब्जॉर्प्शन में सहायता करती है। योग के अवशोषण में ये कोशिकाएं सहायक होती है। इस ब्लास्टोसिल का ये परिधि वाला जो भाग है ये ओपेक प्रकार का है, और ओपेक प्रकार का होने से इस भाग को एरिया ओपेका के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज एरिया ओपेका। अब परिवर्धन की ये जो स्टेज है ये एक तरह से ब्लास्टुला की प्रावस्था है, और पक्षियों में जो ब्लास्टुला होता है इसको डिस्को ब्लास्टुला के नाम से रिफर किया जाता है, क्योंकि अलग अलग प्राणियों में ब्लास्टुला के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पूर्व के व्याख्यान में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्फिओक्सस में जो ब्लास्टुला है उसको होलोब्लास्टुला या सिलोब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। मेंढे के अंदर जो ब्लास्टुला है उसको एम्फीब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। कीटों में जो ब्लास्टुला है उसको पेरीब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है, और पक्षियों का जो ब्लास्टुला है ये डिस्क के समान है, एक चकती के समान है, इसलिए इसको डिस्को ब्लास्टुला का नाम दिया जाता है। तो ये इसके डेवलपमेंट का ये जो पार्ट है ये ब्लास्टुलेशन का पार्ट है। एक बार इसको मैं पुनः डिस्कस कर दूँ। पक्षियों का अंडा पॉलीलेस्टर होता है, टीलोलेस्टर होता है, और इसके सेंटर में ओवम होता है। ओवम के एनिमल पोल में ब्लास्टोसिल होती है, और मूल में इस अंडे में इंटायर डेवलपमेंट जो होगा वो इस ब्लास्टोसिल में होगा। इसमें फर्स्ट क्लीवेज मेरिडियोनल, सेकंड क्लीवेज मेरिडियोनल और फर्स्ट का परपेंडिकुलर, थर्ड क्लीवेज वर्टिकल है और फर्स्ट का पैरेलल है, फोर्थ क्लीवेज परिवृत्त प्रकार का है, सर्कमफ्रेंशियल प्रकार का है, फिफ्थ क्लीवेज फिर वर्टिकल है, पैरेलल है, और कई काट इसके एक साथ कटेंगे। छठा जो सेक्शन है वो फिर सर्कमफ्रेंशियल है, इसके लिए एक काट भीतर की तरफ एक काट बाहर की तरफ, और उसके बाद में ये अल्टरनेट चलते रहे। वर्टिकल होगा फिर सर्कमफ्रेंशियल होगा, फिर वर्टिकल होगा फिर सर्कमफ्रेंशियल होगा। तो 10-12 क्लीवेज ये निरंतर इसमें चलते रहेंगे। और इसके बाद में क्या होगा, ये अभी भी सेल्स इंटायर सेल्स नहीं बनेंगे। इसमें जो सेंट्रल सेल है ये आकार में छोटी है, परिधि वाली जो सेल्स है ये आकार में बड़ी है, लेकिन परिधि वाली जो सेल्स है वो योग के कॉन्टेक्ट में रहती है। अब यहाँ क्या होगा, सेंट्रल सेल और योग के बीच में योग के डिग्रेडेशन के कारण, योग के कंपोजिशन के कारण, साइटोप्लाज्म के ऑक्सीकरण के कारण केंद्रीय कोशिकाओं के नीचे एक छोटा सा अवकाश बन जाता है, एक हॉलो स्पेस बन जाता है। इस हॉलो स्पेस को प्राइमरी ब्लास्टोसिल के नाम से जाना जाता है। अब ये प्राइमरी ब्लास्टोसिल जब बन गई तो ब्लास्टोसिल का केंद्रीय भाग जो होगा वो पारदर्शी होता है, इसको एरिया पेलोसिटा के नाम से जाना जाता है, और इसको एरिया ओपेका के नाम से जाना जाता है। और इस लक्षण का उपयोग अंडे को आइडेंटिफाई करने में भी कई बार कर सकते हैं।
कि अंडा फर्टिलाइज है या अनफर्टिलाइज है। यदि अंडा फर्टिलाइज होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर एरिया ओपेका बनेगा, एरिया ब्लास्टुलम, एरिया ये पेलुसिडा बनेगा। अंडा यदि फर्टिलाइज नहीं है, अनिषेचित है, तो उसके अंदर एरिया ओपेका और एरिया पेलुसिडा नहीं बनती है। तो फर्टिलाइज अंडा जो होता है उसको टॉर्च के ऊपर रख दो। हाई पावर की जो आजकल लेसर टॉर्च आती है, अंधेरे कमरे में टॉर्च के ऊपर अंडे को आप रख दो, तो बीच वाला जो एरिया पेलुसिडा पार्ट है वो पारदर्शी होने से उसके अंदर लाइट का ट्रांसमिशन होता है और अंडे का जो कवच है ऊपर, उस कवच के ऊपर एक चकती के समान रचना दिखाई देती है, एक डिस्क के समान रचना दिखाई देती है। इट मीन्स दिस एग इज फर्टिलाइज। तो अंडा फर्टिलाइज है या अनफर्टिलाइज है, इसको भी एक सिंपल पर्सनल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इस ब्लास्टोलाइट बाद में इसका सेकेंड पार्ट वो फिर है इसका गैस्ट्रुलेशन कैसे स्टार्ट होता है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अब ब्लास्टुलेशन के बाद में इसमें गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और गैस्ट्रुलेशन के दौरान मुख्य 4 स्टेप्स, 4 एस्पेक्ट हैं जिसको मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। पहला एस्पेक्ट है इसमें कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान एंडोडर्म का निर्माण कैसे होता है। तो एंडोडर्म फॉर्मेशन ये किसका पार्ट रहेगा। एंडोडर्म के बाद में इसमें प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण होता है, आदि रज्जु जिसको बोलते हैं या आदि रेखा। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक कैसे बनती है इस पे मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। इसके बाद में इसमें मेसोडर्म का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन जब होता है तो विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिव मूवमेंट होती है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है और मेसोडर्म के बाद में इसमें एक्सियल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। और एक्सियल स्ट्रक्चर है ये प्रीकॉर्डल प्लेट के रूप में पाई जाती है, नोटोकॉर्ड के रूप में पाई जाती है। तो ये 4 एस्पेक्ट हैं, ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान संपादित होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक, formation of mesoderm and formation of axial structure. First part is formation of endoderm. अब इसमें वही सबसे पहली वाली जो स्टेज है उस पर मैं चर्चा करूंगा। ये जैसे ब्लास्टोडर्म, इसमें परिधि वाली जो सेल्स है ये बड़े आकार की है, जिसको मार्जिनल सेल या पेरिफेरल सेल्स का नाम दिया है। और सेंटर में जो कोशिकाएं हैं ये अपेक्षाकृत छोटी हैं, इनको सेंट्रल सेल का नाम दिया था। और इस सेंट्रल सेल के नीचे एक छोटी कैविटी डेवलप हो जाती है जिसे प्राइमरी ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस प्राइमरी ब्लास्टोसील के कारण जो इसका केंद्रीय भाग जो होता है वो पारदर्शी दिखाई देता है, जिसे एरिया पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एरिया पेलुसिडा, एरिया पेलुसिडा। और परिधि वाला जो पार्ट है ये पारदर्शी होता है, इसको एरिया ओपेका के नाम से जाना जाता है। अब इस एरिया पेलुसिडा में ये कैविटी है, इस कैविटी को अपन ने प्राइमरी ब्लास्टोसील का नाम दिया था। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्लास्टोसील। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अभी सिंगल लेयर है, सेंट्रल सेल है, इसकी एक ही परत है। अब इन कोशिकाओं में हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है या ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनप्रस्थ डिवीजन होता है। और हॉरिजॉन्टल डिवीजन होने के कारण यहाँ पर कोशिकाओं की 2 लेयर्स बन जाती है। अब इसमें ऊपर वाली जो लेयर है इसको तो बोलते हैं एपिब्लास्ट, अपर लेयर इज कॉल्ड एज एपिब्लास्ट। और नीचे वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। So central cell divides horizontally
due to which two layers are formed. Upper layer is called as epiblast and lower layer is called as hypoblast. अब ये दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट होती है और दो सेलुलर लेयर का एक दूसरे से सेपरेट होना इसको होता है डीलैमिनेशन। जैसे दीवार के ऊपर आपने कोई वॉलपेपर चिपका दिया, दीवार लैमिनेट हो गई। अब इस कागज को वापस उतारना है तो इसको वापस उतारते हैं, दैट इज डीलैमिनेशन। तो यहाँ पर एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये दोनों लेयर एक दूसरे से डीलैमिनेट हो जाती है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट इसके बीच में फिर एक नई कैविटी बन जाएगी। इस नई कैविटी को सेकेंडरी ब्लास्टोसिल या सबजर्मिनल कैविटी के नाम से जाना जाता है। इसमें अपर लेयर एपिब्लास्ट है, ये नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट है जो इससे सेपरेट हो गई है। दिस इज एपिब्लास्ट। This is hypoblast. अब एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में ये एक नई कैविटी और बन गई। इस नई कैविटी को सबजर्मिनल कैविटी या सेकेंडरी ब्लास्टोसिल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रहे इस कैविटी को आर्केंट्रो नहीं बोलेंगे, आर्केंट्रो नहीं है। और ये जो हाइपोब्लास्ट है इसके नीचे पहले वाली जो कैविटी जो थी वो थोड़ी छोटी होती है, जिसे प्राइमरी ब्लास्टोसिल का नाम दिया था। अब यहाँ पर प्राइमरी ब्लास्टोसिल जो है वो हाइपोब्लास्ट और योग के बीच में है, सेकेंडरी ब्लास्टोसिल एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में है और परिधि में जो मार्जिनल सेल्स हैं जो कि बड़े आकार की हैं और उसके नीचे योग जो होता है वो भरा रहता है। तो इस इंटायर पार्ट के अंदर येलो कलर का जो योग है वो इसके अंदर फिलअप है, क्योंकि मुर्गी का अंडा पॉलीनेस्टर प्रकार का होता है और इसके 95% पार्ट में योग भरा होता है। तो यहाँ पर डीलैमिनेशन के द्वारा एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। कुछ पक्षियों में इनफिल्ट्रेशन के द्वारा भी एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो सकती है। उसी को भी मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे इसी का पार्ट ये अपर ब्लास्टोडर्म, ये सेंट्रल सेल जो कि आकार में छोटी है और परिधि में जो सेल्स हैं ये बड़े आकार की है, जिसको मार्जिनल सेल या पेरिफेरल सेल्स का नाम दिया है। और ये एरिया पैलोसिडा वाला जो पार्ट था इसके अंदर ये कैविटी है जिसको प्राइमरी ब्लास्टोसिल का नाम दिया था। तो यहाँ क्या होगा, इस अपर लेयर में एंडोडर्म का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के बीच में टाइट जंक्शन जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो कोशिकाएं ढीली हो जाती है और वो कोशिकाएं एक एक करके सेपरेट होती है और इस प्राइमरी ब्लास्टोसिल के फर्स्ट पे आकर ये एकत्रित हो जाती है। तो अपर लेयर से एक एक सेल सेपरेट होगी और ये सेल सेपरेट होकर इस प्राइमरी ब्लास्टोसिल के फर्स्ट पर एकत्रित हो जाती है। ये घटना ठीक उसी तरह है जैसे कोई ढोले का मकान हो, बहुत पुराना ढोले का कमरा हो और उस कमरे की छत से एक एक पत्थर दगड़ जो है वो ढीले होकर गिर गिर के कमरे के फर्श पर जैसे एकत्रित हो जाते हैं, तो उस तरह की ये घटना है। तो यहाँ पर कोशिकाएं छन छन की आ रही है, इसलिए इस मैकेनिज्म को इनफिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो रेड कलर में जो सेल दिखाई है सारी एंडोडर्म की सेल्स हैं और एक जैसी नेचर की जब सेल्स होती है तो उनके बीच में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। उन सेल्स का एग्रीगेशन जो होता है बहुत रैपिड होता है, उन सेल में एसोसिएशन है वो फास्ट होता है। अब ये एंडोडर्म की सेल शीघ्रता से एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और इनके फ्यूजन से ये सेकेंड लेयर बन जाएगी
जिसको हाइपोब्लास्ट का नाम दिया जाता है। तो ऊपर वाली जो लेयर है वो तो एपिब्लास्ट के रूप में रहेगी, और जो सेल सेपरेट होकर आई है, फिल्टर होकर आई है, वो आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाती है, और इनके एग्रीगेशन से ये लोअर लेयर बनती है, इसको हाइपोब्लास्ट का नाम दिया है। तो दिस अपर लेयर इज कॉल्ड एपिब्लास्ट, दिस लोअर लेयर इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। और एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में ये सेकेंडरी ब्लास्टोसिल या सबजर्मिनल कैविटी। तो पक्षियों में दो विधियों के द्वारा एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो सकती है। पहला मेथड बाय डीलैमिनेशन, जिसमें दो लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जिस तरह अपन घरों में फल के जो बनाते हैं चपाती को तवे रखते ही वो फूल जाती है, दो लेयर सेपरेट हो जाती है, उसी तरह ये करना है। तो डीलैमिनेशन के द्वारा एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो सकती है, और इनफिल्ट्रेशन के द्वारा एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है एंडोडर्म फॉर्मेशन का, ये मेथड कहलाता है डीलैमिनेशन। ये गैस्ट्रुलेशन की एक मोमेंट है, दिस इज ए टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग मोमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन विच two layers separate from each other, and this is called delamination। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है it is called infiltration। क्योंकि यहाँ पर जो कोशिका है वो एक एक करके छनती आ रही है, एक एक करके फिल्टर होके आ रही है, लेकिन सभी सेल की सरफेस प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, सभी सेल के ग्लाइकोकैलिक्स एक जैसे होते हैं, इसलिए इन कोशिकाओं में एसोसिएशन बहुत फास्ट होता है, एग्रीगेशन बहुत फास्ट होता है। और प्रारंभ में जिन कोशिकाओं के टाइट जंक्शंस ढीले हो गए थे, अब ये फिल्टर होने के बाद यही कोशिकाएं वापस टाइट जंक्शंस के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाती है, और प्राइमरी ब्लास्टोसिल के फर्स्ट पर ये हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती है, और ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एपिब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब आगे चलकर ये जो हाइपोब्लास्ट है ये एंडोडर्म में कन्वर्ट होती है, क्योंकि इसमें वैसे है तो एंडोडर्म, लेकिन इसमें अभी 90% एंडोडर्म की कोशिकाएं, अभी भी 10% एंडोडर्मल सेल्स उस एपिब्लास्ट में मौजूद है, और उस एपिब्लास्ट के अंदर एक्टोडर्म की सेल है 100%, उसमें मेसोडर्म की 100% सेल्स हैं, नोटोकॉट की 100% सेल्स हैं, और 10% इसमें एंडोडर्म की कोशिकाएं हैं। इसलिए पक्षियों में जो एक्चुअल फैट मैप जो होता है वो एपिब्लास्ट के अंदर ही होता है। तो ये जो एपिब्लास्ट है, इस एपिब्लास्ट के अंदर एक्टोडर्म की सेल है 100%, इसके अंदर मेसोडर्म की सेल्स है 100%, इसके अंदर नोटोकॉट की सेल्स है 100%, और 10% इसमें एंडोडर्म की सेल्स है। जो 90% एंडोडर्म की सेल्स है वो हाइपोब्लास्ट के रूप में पहले ही सेपरेट होती है, इसलिए पक्षियों में एक्चुअल फैट मैप जो होता है वो इस एपिब्लास्ट के अंदर ही मौजूद है। तो इस एपिब्लास्ट में एक्टोडर्मल सेल्स 100%, मेसोडर्मल सेल्स 100%, नोटोकॉर्डल सेल 100%, और 10% इसके अंदर एंडोडर्म की सेल्स भी हैं। और ये 10% एंडोडर्मल सेल जब इस हाइपोब्लास्ट में आके जुड़ जाएगी तब ये रचना एंडोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह ये गैस्ट्रुलेशन का फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। तो एंडोडर्म की फॉर्मेशन डीलैमिनेशन के द्वारा हो सकती है या इनफिल्ट्रेशन के द्वारा हो सकती है। अब एंडोडर्म की फॉर्मेशन जब हो गई तो उसके बाद फिर इसका प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन होती है। तो इसका सेकंड जो पार्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक। तो पक्षियों में एंडोडर्म की फॉर्मेशन दो विधियों से होगी, बाय डीलैमिनेशन और बाय इनफिल्ट्रेशन। एंडोडर्म के निर्माण के पश्चात
इसकी ब्लास्टोडिस्क में प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक। और प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन जो है वो कन्वर्जेंस के द्वारा होती है। यहाँ पर फिर मैं ब्लास्टोडिस्क का डायग्राम फोकस करूँगा। दिस इज ब्लास्टोडिस्क। ब्लास्टोडिस्क का केंद्रीय भाग जो है ये पारदर्शी है, जिसको एरिया पेलुसिडा का नाम दिया है। दिस पार्ट इज एरिया ओपेका। दिस पार्ट इज एरिया पेलुसिडा। ये एरिया ओपेका का एंटीरियर पार्ट है, ये एरिया ओपेका का पोस्टीरियर पार्ट है। अब यहाँ क्या होगा, इसके पोस्टीरियर पार्ट पर मेसोडर्मल सेल्स, नोटोकॉर्डल सेल्स और प्रीकॉर्डल सेल्स वो अलग अलग डायरेक्शन से माइग्रेट करके आती है और इसके पश्च भाग में यहाँ पर एकत्रित होना स्टार्ट हो जाती है। तो एरिया पेलुसिडा का जो पश्च भाग है, इस पश्च भाग में अलग अलग डायरेक्शन से सेल्स माइग्रेट करके आती है और माइग्रेट करके ये यहाँ पर एकत्रित होना स्टार्ट हो जाती है। अब अलग अलग डायरेक्शन से सेल माइग्रेट करके आ रही है, इट मीन्स ये एक तरह का कन्वर्जेंस का प्रोसेस है। तो दीज सेल एक्युमुलेट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस। अब जो जो सेल्स कन्वर्जेंस के द्वारा इकट्ठी होगी, इस एरिया पेलुसिडा का ये पोस्टीरियर पार्ट जो है ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है और जो जो सेल्स एक्युमुलेट होती है, प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और प्रिमिटिव स्टिक ब्लास्टोडिस्क के पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ बढ़ती है। इट प्रोसीड्स फ्रॉम posterior part to anterior part। तो इस एरिया पेलुसिडा के posterior part में धीरे धीरे कोशिकाएं हजारों की संख्या में एग्रीगेट होती है। जो जो सेल्स का एग्रीगेशन चलता है, ये गांठ की समान रचना पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ ये डेवलप होती रहती है। तो यहाँ पर सेल का एग्रीगेशन जो है ये सभी डायरेक्शन से होता है। सेल्स एक्युमुलेट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जो जो एग्रीगेशंस चलेगा, इसकी लंबाई बढ़ती रहेगी। और जो जो लंबाई बढ़ती है, प्रिमिटिव स्टिक का डेवलपमेंट जो होता है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता रहता है। और ये प्रिमिटिव स्टिक पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ ये डेवलप होती है और इसमें हजारों की संख्या में उसमें यहाँ पर एग्रीगेट होती है। और ये मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव स्टिक में केवल एक तरह की सेल्स नहीं है, इसके अंदर मेसोडर्म की सेल्स भी है, इसके अंदर नोटोकॉर्ड की सेल्स भी है, इसके अंदर प्रीकॉर्डल प्लेट जो बनती है, एक्सियल स्ट्रक्चर बनती है, एक्सियल स्ट्रक्चर को बनाने वाली कोशिकाएं भी इसके अंदर एग्रीगेट होती है। अब जो जो ये प्रिमिटिव स्टिक आगे की तरफ बढ़ती है, आगे की तरफ ग्रोथ होती है, अभी तो एरिया पेलुसिडा है ये वर्ताकार, इट इज सर्कुलर, लेकिन जो जो प्रिमिटिव स्टिक आगे की तरफ ग्रोथ करेगी, एरिया पेलुसिडा है वो भी वर्ताकार नहीं रहता है और ये भी अंडाकार प्रकृति का या नाशपाती के समान हो जाता है। तो इसकी जो शेप है एरिया पेलुसिडा की, ये सर्कुलर नहीं रहकर ये थोड़ी अंडाकार या एलिप्टिकल प्रकार की हो जाती है। और ये आगे की स्टेज में इस तरह की जो सिमेट्री है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होती है और प्रिमिटिव स्टिक की ग्रोथ है वो यहाँ पर चालू रहती है पोस्टीरियर पार्ट से एंटीरियर पार्ट। जो जो कन्वर्जेंस के द्वारा सेल्स इकट्ठी होती रहेगी, ये प्रिमिटिव स्टिक
ब्लास्टोसिस्ट के पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ ये धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। लास्ट में क्या होगा कि इस प्रिमिटिव स्टिक का अग्रभाग जो होता है वो गांठ के समान हो जाता है, नोडुलेटेड हो जाता है और उस गांठदार भाग को हैंसन नोड के नाम से जाना जाता है। तो प्रिमिटिव स्टिक की फाइनल फॉर्मेशन जो होती है, फाइनल स्टेज जो है, उसमें इस प्रिमिटिव स्टिक का अग्रभाग है ये थोड़ा नोडुलेटेड है या उत्तर के समान है और पीछे का जो पार्ट है ये रज्जु के समान होता है, एक कॉर्ड के समान होता है और ये आगे का नोडुलेटेड जो पार्ट है इसको हैंसन नोड के नाम से जाना जाता है और इस हैंसन नोड में इंडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, इसके अंदर प्रेरण की क्षमता पाई जाती है। जनरली तो क्या होता है, जो जो डेवलपमेंट होगा कोशिकाओं का डिटर्मिनेशन हो जाता है, कोशिकाओं में टोटिपोटेंसी जो होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ कोशिकाएं ऐसी रहती है जिसके अंदर प्रेरण प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसमें दो डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट थे, एक तो हैंस स्पीमेन और एक उनके शिष्य थे मैनगोल्ड। तो स्पीमेन और मैनगोल्ड दोनों ने इंडक्शन से संबंधित जो प्रयोग थे वो मुर्गियों के अंदर किए और इस वर्क के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये पूरी और प्रिमिटिव स्टिक है और यहाँ पर जो एरिया पैरासीटा है ये लगभग अंडाकार हो जाएगा ओवल से और इसके बाद जो एरिया ओपेका है वो भी थोड़ा कुछ हद तक अंडाकार आकृति का हो जाता है। तो ये पेरिफेरल पार्ट एरिया ओपेका, ये सेंट्रल पार्ट एरिया पैरासीटा, दिस इज हैंसन नोड और ये पार्ट है प्रिमिटिव स्टिक। अब इस प्रिमिटिव स्टिक में आगे जब नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होगी, मेसोडर्म की फॉर्मेशन होगी, जो 10% एंडोडर्म की कोशिका इसके अंदर मौजूद है वो सेल्स इन्वेजिनेशंस के द्वारा जब इसमें माइग्रेट करती है तो इस प्रिमिटिव स्टिक में एक छोटी कैविटी या एक छोटा गड्ढा जो होता है वो इसके अंदर डेवलप हो जाता है और इस छोटे गड्ढे को प्रिमिटिव ग्रूव के नाम से, प्रिमिटिव हाथ के नाम से इसको जाना जाता है और कुछ साइंटिस्ट इस प्रिमिटिव ग्रूव को आर्केंट्रॉन कैविटी के रूप में भी मानते हैं और इस प्रिमिटिव ग्रूव का जो ये टर्मिनल पार्ट है इसको ब्लास्टोपोर के सिमिलर मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आर्केंट्रॉन कैविटी नहीं है और इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो एक्चुअल में ब्लास्टोपोर नहीं है। तो ये प्रिमिटिव स्टिक के फॉर्मेशन की स्टेप्स हैं। एक बार मैं फिर शेयर कर दूँ, ब्लास्टोसिस्ट के पोस्टीरियर पार्ट में अलग अलग डायरेक्शन से कोशिकाएं एग्रीगेट करती है और ये कोशिकाओं का जो एग्रीगेशन है ये कन्वर्जेंस की विधि से होता है। इस कन्वर्जेंस में मेसोडर्मल सेल्स हैं, इसके अंदर नोटोकॉर्डल सेल्स हैं, इसके अंदर प्रीकॉर्डल सेल्स हैं और ये सभी सेल्स अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ पर माइग्रेट करके आती हैं। जो जो सेल्स एग्रीगेट होती है प्रिमिटिव स्टिक पीछे से आगे की तरफ ग्रोथ करती है। जो जो प्रिमिटिव स्टिक की ग्रोथ होती है, ब्लास्टोसिस्ट की आकृति जो पहले सर्कुलर थी अब वो अंडाकार हो जाती है, नाशपाती के समान हो जाती है, इलिप्टिकल हो जाती है और पूर्णतया जब प्रिमिटिव स्टिक बन जाती है तो इसका एंटीरियर पार्ट है वो मुग्दर के समान हो जाता है, घोटे के समान हो जाता है, गांठ के समान हो जाता है और इस नोडुलेटेड पार्ट को हैंसन नोड के नाम से जाना जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का जो सेंट्रल पार्ट था एरिया पैरासीटा वो पियर शेप हो गया है और एरिया ओपेका भी आकृति ये भी थोड़ी बहुत वर्ताकार नहीं है, ये भी थोड़ी अंडाकार हो जाती है और इसमें एक खांच डेवलप होती है, इस खांच को प्रिमिटिव ग्रूव के नाम से जाना जाता है और ये प्रिमिटिव ग्रूव है ये आर्केंट्रॉन के सिमिलर है। प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन कन्वर्जेंस विधि के द्वारा होती है और प्रिमिटिव स्टिक के बनने के बाद में मेसोडर्म का निर्माण होता है और मेसोडर्म के साथ साथ इसमें जो सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट है वो भी यहाँ पर बनती है। यहाँ पर मैं क्रॉस सेक्शन
बना के आपसे डिस्कस करूँगा। ये जैसे ऊपर एपिब्लास्ट, और जैसे मैंने आपको बताया इस एपिब्लास्ट में पूरा फैट मैप होता है। इस एपिब्लास्ट में 100% एक्टोडर्मल सेल्स हैं, इसमें 100% मेसोडर्मल सेल्स हैं, इसमें 100% नोटोकॉर्डल सेल्स हैं, और इसके नीचे हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट जो थी वो या तो डीलैमिनेशन से बनती है या इनफिल्ट्रेशन से बनती है। अब एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, इसके बीच में जो कैविटी है, ये कैविटी सेकेंडरी ब्लास्टोसिल या सबजर्मिनल कैविटी, दिस इज एपिब्लास्ट, दिस इज हाइपोब्लास्ट। और एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में ये जो खाली स्पेस है, दैट इज सेकेंडरी ब्लास्टोसिल या सबजर्मिनल कैविटी। अभी इस एपिब्लास्ट का ये जो मिड डोर्सल पार्ट है, यहाँ पर ये प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन होती है, और इस प्रिमिटिव स्टिक में कन्वर्जेंस के द्वारा हजारों सेल्स यहाँ पर एग्रीगेट होती है। इस प्रिमिटिव स्टिक में एंडोडर्म की सेल्स भी हैं, इसमें मेसोडर्म की सेल्स भी हैं, इसके अंदर नोटोकॉर्ड की सेल्स भी हैं। अब ये सेल्स डाइवर्जेंस के द्वारा यहाँ पर सेपरेट होगी, लेकिन इनके सेपरेशन का एक बहुत स्पेशल तरीका है। इसमें जैसे ये रेड कलर की जो सेल्स है, ये मान लीजिए मेसोडर्मल सेल्स हैं, और जो मैंने येलो कलर में दिखाई है, ये मान लीजिए एंडोडर्म की सेल्स हैं। तो यहाँ पर मेसोडर्म की जो सेल्स होती हैं वो तो अपनी अपनी डायरेक्शंस हैं। मान लो लेफ्ट साइड की जो सेल्स हैं वो लेफ्ट साइड के अंदर माइग्रेट करेगी, राइट साइड की जो सेल्स हैं वो राइट साइड में माइग्रेट करेगी। लेकिन एंडोडर्मल सेल्स जो होती है इसके अंदर क्रॉसिंग होती है। जैसे मान लो इस प्रिमिटिव स्टिक के राइट साइड में जो कोशिकाएं हैं वो माइग्रेट करके लेफ्ट साइड में आकर एस्टेब्लिश होती है, और इसके लेफ्ट साइड में जो सेल्स हैं ये माइग्रेट करके इसके राइट साइड के अंदर एस्टेब्लिश होती है। अब जो जो सेल्स माइग्रेट करती है ये इस खाली स्पेस के अंदर यहाँ पर एग्रीगेट होती रहती है, और ये सेल लास्ट में आपस में मिल जाती है, और इनके मिलने से मेसोडर्म की फॉर्मेशन होगी। और 10% जो एंडोडर्म की सेल्स एपिब्लास्ट में रह गई थी, वो सेल इस हाइपोब्लास्ट में एक्यूमुलेट हो जाती है। तो अभी ये जो हाइपोब्लास्ट है इसको प्राइमरी एंडोडर्म बोल सकते हैं, क्योंकि 100% एंडोडर्म नहीं बनी। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोडर्म। अब इस प्राइमरी एंडोडर्म में ये सेल जो माइग्रेट करके आ रही है येलो कलर की, ये सेल जब इसमें जुट जाती है, हालांकि इसकी मात्रा 10% ही है, और इसको आप सेकेंडरी एंडोडर्म का नाम दे सकते हो। जो येलो कलर की सेल जो माइग्रेट करके आ रही है इसको सेकेंडरी एंडोडर्म का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर प्राइमरी एंडोडर्म जो है इसके अंदर 90% कोशिकाएं हैं, और सेकेंडरी एंडोडर्म जो है इसके अंदर 10% कोशिकाएं हैं। अब 90% प्राइमरी एंडोडर्म प्लस 10% सेकेंडरी एंडोडर्म, इन दोनों के फ्यूजन से फिर फाइनल एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर एंडोडर्म का जो निर्माण है वो 2 स्टेप में हुआ है, सिंगल स्टेप में नहीं हुआ है। और बीच में जो सेल्स है रेड कलर में, ये सेल एग्रीगेट हो जाती है, और एग्रीगेट होने से इनसे मेसोडर्म का निर्माण होता है। और इसकी फाइनल स्टेज जो बनेगी उस स्टेज में सबसे ऊपर एक्टोडर्म। अब ऊपरी लेयर को एपिब्लास्ट भी बोला, क्योंकि इसमें मेसोडर्म सेल्स है वो सेपरेट हो गई है, एंडोडर्मल सेल्स है वो सेपरेट हो गई है, इसलिए अपर लेयर को अब एक्टोडर्म का नाम दिया जाता है। और नीचे वाली जो लेयर जिसको पहले हाइपोब्लास्ट बोलते थे, अब उस लेयर को हाइपोब्लास्ट नहीं बोलेंगे, उसको एंडोडर्म का नाम दिया जाएगा। तो अपर लेयर एक्टोडर्म, नीचे वाली लेयर एंडोडर्म, और बीच
इसके अंदर रेड कलर में जो सेल्स एग्रीगेट हो रही थी, ये सेल्स मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाती है। These cells convert into mesoderm, और ऊपर वाली जो लेयर है ये एक्टोडर्म है। This is ectoderm, this is endoderm, this is mesoderm। अब ये एक्टोडर्म की जो डॉर्सल सरफेस है, इसके नीचे नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन है वो प्रीमिटिव स्टिक से ही होती है। प्रीकॉर्डल प्लेट के द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है, और नोटोकॉर्ड है वो इसकी एक्सियल स्ट्रक्चर के रूप में भी यहाँ विकसित होती है। तो नोटोकॉर्ड कैसे बनती है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। गेस्टेशन के 3 पार्ट जैसे डिस्कस किए अपने। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रीमिटिव स्टिक, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। अब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म स्ट्रक्चर जब तीनों बन जाती है, अब इस प्रीमिटिव स्टिक में एक्सियल स्ट्रक्चर बनाने वाली कोशिकाएं अभी मौजूद है, जिसको प्रीकॉर्डल प्लेट के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर नोटोकॉर्ड की सेल्स भी। तो प्रीमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन तो ब्लास्टोडिस्क में पीछे से आगे की तरफ होती है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। अब ये प्रीमिटिव स्टिक धीरे धीरे रिग्रेस होगी, धीरे धीरे सिकुड़ेगी, लेकिन सिकुड़ने का जो प्रोसेस होता है वो एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट की तरफ होता है। तो प्रीमिटिव स्टिक बनती तो है पीछे से आगे की तरफ, लेकिन इनका सिकुड़ने का जो प्रोसेस होगा ये होगा आगे से पीछे की तरफ। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको दिखाऊं। सपोज दिस इज प्रीमिटिव स्टिक, ये प्रीमिटिव स्टिक का आगे का फूला हुआ भाग, जिसको हैंसन नॉट का नाम दिया है। ये पीछे वृत्त के समान रचना है, जिसको आदि रज्जु या आदि रेखा के नाम से जाना जाता है। अब इस हैंसन नोड के आगे से जो जो नोटोकॉर्ड बनेगी, प्रीमिटिव स्टिक धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है। दिस पार्ट इज नोटोकॉर्ड। तो जो जो प्रीमिटिव स्टिक बनेगी, जो जो प्रीमिटिव स्टिक सिकुड़ेगी, नोटोकॉर्ड आगे से पीछे बनती जाती है। ब्लास्टोडिस्क में पीछे से आगे की तरफ बनती है। अब इसके हैंसन नोड के नीचे नोटोकॉर्ड की सेल्स में अब प्रीमिटिव स्टिक धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी और नोटोकॉर्ड आगे से पीछे बनती जाएगी। इस फिगर में आप देख लो, प्रीमिटिव स्टिक पहले लंबी थी, अब सेकंड स्टेप में प्रीमिटिव स्टिक छोटी हो गई है और इसके आगे जो नोटोकॉर्ड बन रही है ये लंबी हो गई है। इसकी नेक्स्ट स्टेज में प्रीमिटिव स्टिक की साइज और छोटी हो जाएगी और नोटोकॉर्ड की साइज बढ़ जाएगी और आगे की स्टेप में प्रीमिटिव स्टिक छोटी हो जाएगी नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाएगी और आगे चलेंगे। प्रीमिटिव स्टिक एकदम वेस्टिजियल टाइप की हो जाती है और नोटोकॉर्ड पूरी ब्लास्टोडिस्क में एक्टोडर्म के नीचे, हालांकि ये ऊपर नहीं है, ये जो नोटोकॉर्ड है ये एक्टोडर्म के नीचे है। तो इस तरह इसका ये धीरे धीरे इसमें रिग्रेशन होता है और इसमें आप देखो ये एक तरह का एक स्लॉप। तो प्रीमिटिव स्टिक बनती तो पीछे से आगे की तरफ है, लेकिन इसका जो रिग्रेशन है, डिग्रेडेशन है, ये आगे से पीछे की तरफ होता है और जो जो प्रीमिटिव स्टिक छोटी होती जाती है नोटोकॉर्ड धीरे धीरे लंबाई में बढ़ती जाती है।
इसी फिगर को लेटरल साइड से यदि अपन देखें तो लेटरल साइड में इसकी स्थिति इस तरह की होगी, जैसे ये हैंसल नोड, ये प्रिमिटिव स्टॉक, और इस प्रिमिटिव स्टिक के नीचे से ये नोटोकॉर्ड है, ये बन रही है। जो जो ये प्रिमिटिव स्टिक छोटी होगी, ये नोटोकॉर्ड जो है ये लंबाई में बढ़ती जाती है। और आगे जो रिग्रेशन होगा, नोटोकॉर्ड लंबाई में बढ़ जाएगी, प्रिमिटिव स्टिक आकार में छोटी हो जाएगी, और फाइनल स्टेज जो होगी इसकी एम्ब्रियो की, अब उस एम्ब्रियो के अंदर सबसे ऊपर एक्टोडर्म, अब ये प्योरली एक्टोडर्मल सेल्स, इसके अंदर कोई भी सेल्स नहीं है, और फैट मैप जो था वो अब यहाँ पर डिग्रेड हो गया है, खत्म हो गया है। ये नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट, इसको एंडोडर्म के नाम से जाना जाएगा। इस एक्टोडर्म के नीचे नोटोकॉर्ड है, बीच में इसमें एलिमेंट्री कैनाल वो डेवलप होती है, और एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ ये मेसोडर्म जो होती है वो डेवलप हो जाती है। दिस इज एक्टोडर्म, this is mesoderm, this is endoderm, और एक्टोडर्म के जस्ट नीचे नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड जो होती है यहाँ पर इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। इस नोटोकॉर्ड से पर्टिकुलर सिग्नल निकलते हैं, संकेत निकलते हैं, और उन सिग्नल के कारण नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म्स है वो न्यूरल प्लेट का निर्माण करती है, उसमें न्यूरल ग्रूव बनती है, न्यूरल ट्यूब बनती है, और धीरे धीरे यहाँ पर ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक का ये जो प्रोसेस है ये गैस्ट्रुलेशन तक का प्रोसेस है, और गैस्ट्रुलेशन के बाद में फिर नर्वस सिस्टम बनता है, उसको न्यूरोजेनेसिस बोलते हैं। नोटोकॉर्ड इंटायरली डेवलप होती है, उसको नोटोजेनेसिस बोलते हैं। मेसोडर्म से इसमें सोमाइट्स बनेंगे जिसको मेसोजेनेसिस बोलते हैं, और आहारनाल की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है जिसको एंटीरोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये सारी पोस्ट गैस्ट्रुलर मोमेंट है जिसके अंदर न्यूरोजेनेसिस, नोटोजेनेसिस, मेसोजेनेसिस और एंटीरोजेनेसिस, और 20 घंटे के बाद में एक एक जोड़ी सोमाइट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं मायोट्रॉम्स। तो 24 घंटे की स्टेज में 4 जोड़ी सोमाइट बनेंगे। तो आपके कोर्स में 24 आवर स्टेज, 36 आवर की स्टेज, 48 आवर की स्टेज, 72 आवर की स्टेज और 96 आवर की स्टेज, यहाँ तक का डेवलपमेंट आपके कोर्स में है। और 96 आवर के बाद में चूजा धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, और लास्ट में उसकी अंडे का कवच टूटता है, हैचिंग का प्रोसेस होता है। तो आगे का जो पार्ट है ये नेक्स्ट जो व्याख्यान होगा उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आपने ये व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए हाईली थैंकफुल टू यू। और एक बात पुनः मेरी तरफ से, जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, लोहिया कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।